गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारी एनसीईआरटी की 6th क्लास जो है हमारी कंप्लीट हो गई है, उसमें सिविक्स का सिर्फ एक चैप्टर रहता है, वो आज हम कर लेंगे कवर। और जो 7th क्लास की भी हमारी एनसीईआरटी शुरू हो गई है, उसमें हमने हिस्ट्री के 3 अध्याय हमने कवर कर लिए और ज्योग्राफी का आज हम अपना दूसरा अध्याय जो है हमारी पृथ्वी के अंदर, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक बार बताऊंगी, जो भी नया स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ रहा है, इस चैनल से जुड़ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारी क्लासेस की। ठीक है। और जो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है तो उसको मैं बताऊंगी कि जो हमने मतलब चैनल में जाइएगा और प्लेलिस्ट में, मतलब मैंने हर सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें जाके आप जो पीछे के आपके चैप्टर हैं उनको भी कवर करके ज़रूर आइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि पृथ्वी हमारी किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है। एक बार यहाँ पे ये बॉक्स देख लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। जो विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, मतलब वहां तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ठीक है, असंभव है जो अपनी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना। पृथ्वी का आंतरिक भाग यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारी पृथ्वी दिखाई गई है और देखिए, ये अपनी पृथ्वी यहाँ पे दिखाई गई है। तो इसका ये सबसे अंदर वाला भाग जो है, इसको, ये वाला भाग, इसको क्या कहेंगे? आंतरिक क्रोड। ठीक है, और उसके ऊपर जो ये यहाँ तक की जो सीमा है, उसको क्या कहेंगे? बाह्य क्रोड। ठीक है, और जो बीच में जो भाग है उसको कहेंगे मेंटल क्रोड, और उसके ऊपर है स्थल, और सबसे ऊपर क्या है? परपटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो हमारी पृथ्वी है एक प्याज की तरह है। कैसी है हमारी पृथ्वी? प्याज की तरह। एक एक परत हटाते रहेंगे और बहुत सारी परतें अंदर तक निकलती रहेगी। ठीक है, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक केंद्रिक परतों से बनी है। पृथ्वी की जो सतह की सबसे ऊपरी परत है उसको क्या कहेंगे? परपटी। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है ये वाली, इसको क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। जैसे प्याज का सबसे ऊपर वाला छिलका जो हो गया, पतले वाला जो उतरता है ना, ऐसे ही जो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसको क्या कहेंगे? परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। देखा ना, प्याज का छिलका ऊपर वाला सबसे पतला होता है, फिर अंदर मोटा मोटा, फिर लास्ट में सबसे मोटा और छोटा सा निकलता है, ऐसे ही। ठीक है, यह सबसे पतली परत होती है। यह उपमहाद्वीप की सतह में 35 किलोमीटर तथा समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीप की सतह पर मुख्य रूप से जो महाद्वीप की सतह वो कैसे बनी हुई है? सिलिका एवं एल्यूमिना से। जो महाद्वीप की सतह है वो कैसी बनी है? महाद्वीप क्या होते हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमने क्लास 6 में जब अपनी ज्योग्राफी करी थी उसमें मैंने बताया था महाद्वीप के बारे में। ठीक है, जो किससे बना है? सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से। ठीक है, इसलिए इसे Cl भी कहा जाता है। सी का मतलब सिलिका का सी ले लिया और एल्यूमिनियम का एल। ठीक है, तो इसको Cl भी कहा गया है। और महासागर की प्रॉपर्टी जो है मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सी में, सिलिका का सी हो गया और मैग्नीशियम का मैं हो गया। ठीक है, इसको सी में, सियाल और सी में, ऐसे हम याद रख लेते हैं। लड़के का नाम सियाल और लड़की का नाम सीमा। सीमे से सीमा हो गया सी में। ठीक है, ऐसे हम याद रखेंगे। जो महाद्वीप है उसका जो है सियाल और जो महासागर है उसका सी में। परपोटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। जो परपटी उसके ठीक नीचे क्या होता है? मेंटल, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है। देखिए इधर देखिए, परपटी के सबसे नीचे वाला स्थान क्या है? ये वाला जो येलो कलर में इन्होंने दिखाया है ना, ये वाला स्थान, ये क्या है? हमारा मेंटल। ठीक है,
उसको कहेंगे मेंटल, जो परपटी से नीचे वाला स्थान होता है। ठीक है, तो यहाँ ये कितना है हमारा 2900 किलोमीटर तक मेंटल। ठीक है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ठीक है, जो आंतरिक करोड़ है उसकी त्रिज्या कितनी है, इधर से देखिए, ये जो आंतरिक करोड़ दिखाई गई है ये वाली, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 3500 किलोमीटर। ठीक है, यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। जो आंतरिक करोड़ होती है कैसी बनी होती है, निकल एवं लोहे की। ठीक है, तथा इसे नीफे भी कहते हैं। ठीक है, नीफे कहते हैं। जो नी है वो निकल का और जो फे है वो फेरस का। केंद्रीय करोड़ का तापमान एक दाब का मतलब काफ़ी उच्च होता है। जो केंद्रीय करोड़ होता है उसका जो तापमान होता है एवं दाब होता है वो कितना होता है, काफ़ी उच्च होता है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट हमारी हेडिंग है शैल एवं खनिज। एक बार ये बॉक्स वाले में जो क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रपटी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा करोड़ है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर। कितनी पृथ्वी की त्रिज्या, 6371। और इसमें जो 1% हिस्सा है पृथ्वी के आयतन का, केवल 1% हिस्सा परपटी है। ठीक है, और जो 84% है वो क्या है, मेंटल है। और 15% जो अपना अंदर का करोड़ है। ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया ये हो गया, ये परपटी है 1%। ठीक है, और उसके अंदर फिर जो हमारा ये लगा लो मेंटल। ठीक है, ये मेंटल हो गया, ये कितना है हमारा 84%, जो ये वाला भाग है। और उसके अंदर जो 15% हिस्सा है वो क्या है, वो हमारा करोड़ है। ये परपटी हो गई, एक सेकेंड, ये हमारी परपटी हो गई ऊपर वाली। अंदर वाला जो ये 84% हिस्सा है ये वाला, ये हमारा हो गया मेंटल। और जो ये अंदर 15% दिखा रखा है छोटे वाला, ये हो गया हमारा करोड़। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ से एक बार ये वाला बॉक्स देख लेते हैं। इग्नियस, इग्नियस क्या, लेटिन शब्द इग्नियस जिसका अर्थ है अग्नि। इग्नियस का मतलब क्या है, अग्नि। और सेडिमेंट्री क्या होता है, लेटिन शब्द सेडिमेंट्री जिसका अर्थ है स्थिर। ठीक है, मेटामॉर्फिक जिसका अर्थ क्या है, मेटाफोर से निकला है जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। मेटाफोरपिक मतलब, मोर्फिक मतलब रूप परिवर्तन। जैसे संगमरमर हो गया हमारा, सेडिमेंट्री, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, शैल एवं खनिज, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को जो है शैल कहते हैं। देखिए, पर्वत जो पृथ्वी है उसकी परपटी के जो अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज को जो है क्या कहेंगे, प्राकृतिक पिंड को शैल कहेंगे। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। जो हमारी शैल है वो विभिन्न आकार, उसके आकार हो सकता है, विभिन्न रंग की हो सकती है और उनका गठन अलग अलग हो सकता है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। शैल कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। आग्नेय जिसको इग्नेस शैल भी कहा जाता है, अवसादी जिसको सेडिमेंट्री शैल कहते हैं, और कायांतरित जैसे मेटामॉर्फिक शैल। ठीक है, कितने प्रकार की शैल हो गई हमारी, 3 प्रकार की शैल हो गई। पहली हमारी है आग्नेय जिसको इग्नेस शैल भी कहते हैं। दूसरी हमारी है अवसादी सेडिमेंट्री जिसको सेडिमेंट्री भी कहते हैं। और तीसरी हमारी है कायांतरित जिसको मेटामॉर्फिक शैल भी कहते हैं। ठीक है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। यहाँ से देखते हैं, जो द्रवित मैग्मा जो अंदर से निकलता है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार के बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से बिल्कुल एज इट इज लाइन बनेगी कि जो पृथ्वी जो द्रवित मैग्मा है ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इस प्रकार की शैल क्या होगी। ठीक है, कौन सी कहलाएगी, आग्नेय शैल। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इन्हें कौन सी शैल कहते हैं, प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी शैल एवं बहिर्भेदी शैल। ठीक है, जो आग्नेय शैल है वो प्राथमिक शैल भी, उसको प्राथमिक शैल कहते हैं। और आग्नेय शैल भी 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्भेदी शैल और एक बहिर्भेदी शैल। जैसे यहाँ से जब लावा निकलता है तो कुछ तो यहाँ से बाहर की ओर जमती है। ठीक है, यहाँ से बाहर की ओर जम जाती है, उसको कहेंगे अंतर मतलब बहिर्भेदी, जो बाहर आके जम जाएगी एकदम से।
जो प्राथमिक शैल होती है, ठीक है। और अंदर की तरफ ये इधर नज़दीक में यहाँ पे जो जम जाएगी उसको कहेंगे बहिर्वेदी शैल, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा भी ही लावा है। जो द्रवित मैग्मा है वो लावा है। मतलब लावा को ही मैग्मा कहा जाता है, जो पृथ्वी के अंदर होता है। देखिए, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रपटी पर इस प्रकार के बने शैल को बहिर्भेदी शैल कहें। जैसे मैंने बताया ना कि बाहर की तरफ जो वो ठंडा होकर ठोस जम जाता है, उसको क्या कहेंगे? बहिर्भेदी आग्नेय शैल, ठीक है। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार। आग्नेय शैल से कौन सी बनी है? बेसाल्ट। दक्कन का पठार जो बेसाल्ट शैलों से ही बना है, ठीक है। जो दक्कन का पठार है हमारा, वो बहिर्भेदी आग्नेय शैल का एक उदाहरण है, जो मतलब बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के बने शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। कौन से पत्थरों के लिए बोल रहा है? जो हमारे इधर तो उसको सिलबट्टा बोलते हैं, जिसपे मसाला वगैरह कूटते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे, आपके उधर उसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, सिलबट्टे को क्या बोलते हैं, जिसपे जो है हमारी मम्मी चटनी बनाती है मिर्ची लहसुन डाल के, वो ग्रेनाइट के बने होते हैं, ठीक है। तो जीवाश्म के बारे में हम पढ़ेंगे। शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। शैल लुढ़कर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। जो शैलें हैं वो लुढ़ककर, टूटकर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन कणों को क्या कहेंगे? अवसाद। जैसे पर्वत पहाड़ टूटते हैं तो ऊपर से छोटे छोटे पत्थर भी साथ साथ में आते हैं ना, और ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अवसाद। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। जैसे नदियां बहाकर लेके आती हैं अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, और एक जगह पर उनको इकट्ठा कर देती हैं लाके, तो क्या है? हमारा अवसाद कहलाते हैं। ये जो है अदृढ़ अवसाद बनकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं, ठीक है। जो एक जगह पे वो नदियाँ बहाकर ले आती हैं और इकट्ठा कर देती हैं, उनको क्या कहेंगे? अवसादी शैलें। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। जो मतलब बलुआ पत्थर है वो रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को कभी इन शैलों पर ही रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। उदाहरण के लिए जो है हमारा बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रह रहे हैं, ठीक है, वे क्या कहलाएंगे? जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च तापमान एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तन हो सकती है। जो आग्नेय और अवसादी शैल हैं, उनके ऊपर उच्च ताप और उच्च दाब के कारण जो है वो कायांतरित शैलों में परिवर्तन हो सकती हैं। जैसे हमारी संगमरमर कैसे बनता है? जिससे हमारा ये आगरा का जो हमारा ताजमहल बना हुआ है संगमरमर के पत्थर से, तो ये एक कायांतरित शैल से बना हुआ है, ठीक है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट, जो चिकनी मिट्टी होती है जिससे स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर जो है पिट्ठू, वो खेलते हैं ना, 7 पत्थर रख के एक बॉल से उस पर मारते हैं, या कपड़ा लपेट के हम जब खेलते थे बचपन में, ठीक है। चिबड्डी क्या होता है? स्टापू या किटकिट, इसका तो नहीं पता, आप लोग बताइए अगर आप लोगों ने ये खेला हुआ है तो। चिबिडी, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप
अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की भी जानकारी दें। तो देखिए इधर दिखाया गया है जो हमारा लाल किला है, जो लाल किला हमारा दिल्ली में है, वो कैसे कौन से पत्थर से बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ताजमहल है हमारा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जो कायांतरित शैल हो गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक ही प्रकार के शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस क्रिया को जो है शैल चक्र कहते हैं। मतलब एक से दूसरे में परिवर्तित होने वाले जो शैल हैं, जैसे मैग्मा से बन गया आग्नेय शैल, आग्नेय शैल से बन गया अवसादी शैल, फिर अवसादी शैल, तलछट, कायांतरित शैल, ऐसे ही मतलब ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा जो है ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। देखिए इधर दिखाया गया है, ये यहाँ पे नीचे मैग्मा है, बाहर निकलता है, ये क्या बन जाता है? बाहर निकल के जब ये ठंडा होता है तो ये आग्नेय शैल बन जाता है, ठीक है। ये आग्नेय शैल बन गया। आग्नेय शैल का मतलब जब ये छोटे छोटे जो आग्नेय शैल हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादित शैल का निर्माण करते हैं। जैसे नदियाँ बहा कर ले जाती है ऐसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, तो वो क्या होते हैं? अवसाद जो तलछट होते हैं, ठीक है। ताप एवं दाब के कारण जो है ये आग्नेय शैल अवसादी शैल में के मतलब जो आग्नेय शैल है वो अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाता है। इधर देखिए ये कायांतरित शैल ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल में बदल जाता है। अत्यधिक जो है ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। मतलब ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है ये प्रोसेस, जिसको क्या कहेंगे हम? शैल चक्र, ठीक है। कभी ये जो कायांतरित शैल है वो मैग्मा बन जाएगा, कायांतरित शैल मैग्मा बन जाएगा, मैग्मा फिर आग्नेय शैल बन जाएंगे, फिर वो अवसाद हो जाएंगे, फिर अवसादी शैल बन जाएगा, फिर वो कायांतरित चट्टान बन जाएंगे। ऐसे ही मतलब ये चलती रहेगी। अत्यधिक नहीं, यहाँ से देखते हैं, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये चक्कर शैल चक्र ऐसा ही चलता रहेगा। मैग्मा आग्नेय, आग्नेय अवसाद, अवसाद से कायांतरित, फिर कायांतरित से मैग्मा। ये शैल और किस चीज़ से होगा? ये ताप एवं दाब के कारण, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म है एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमारा जो क्लास 7 का जियोग्राफी थी उसका सेकंड चैप्टर भी हमने कवर कर लिया है। तो देखिए कितना छोटा सा है और बहुत ही ईजी है। अगर इसको हम एक दो बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगी। तो चलिए एक बार ये बताइए मुझे, पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी है हमारी? बताइए, मैंने बताया था ना हमारी 3 परतें हैं, कौन कौन सी हैं? बताओ। सबसे ऊपरी वाली कौन सी है? परपटी है। और जो बीच वाली है परपटी हमारी कितनी है? 1%, ठीक है। बीच वाली कौन सी है? मेंटल। मेंटल कितनी है हमारी? 84, ठीक है। और जो बीच वाली है वो क्या है? क्रोड। क्रोड हमारी कितनी है? 15%, ठीक है। तो ये हमारी 3 परतें। शैल क्या है? चलिए बताइए शैल क्या है? शैल बताइए कौन कौन से हैं? मतलब शैल क्या है? और 3 प्रकार के शैल के नाम बताइए। शैल क्या है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और 3 प्रकार के शैल कौन से हैं हमारे? आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल, ठीक है। बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी का निर्माण कैसे होता है? बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इनका। चलिए यहाँ से देखते हैं, द्रवित मैग्मा से बने शैल क्या होते हैं? जो द्रवित मैग्मा से बनते हैं, बताओ। सबसे पहले जो बनता है वो कौन सा है? द्रवित मैग्मा से जो हमारा है आग्नेय, ठीक है। द्रवित मैग्मा से कौन सा बनता है? आग्नेय। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है?
अभी भी मैंने ऊपर समझाया ना। तो पहली वाली हमारी क्या है, परपटी, दूसरी हमारी मेंटल है, और तीसरी ये इसने सबसे भीतरी वाली पूछी है तो हमारी है क्रोड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण हैं? ये एज इट इज आया हुआ था, जो सोना, पेट्रोलियम और कोयला है किस चीज़ के उदाहरण है? बताइए, क्या ये खनिज है, जीवाश्म है या शैल है? चलिए इसका उदाहरण, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जिसमें शैल जीवाश्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बताइए। ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? ये तो पता ही, परपटी है। ठीक है, पतली परत, परपटी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी। आज हमारी जो क्लास 6 की सिविक्स है वो हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।